अनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान बेंडल ने 1822 से 1884 जिन कार्यकाल था ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक शब्द विलियम वाटसन ने अनुवांशिकता सब जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। अनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिक संबंधी पौधे के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों को वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय व द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। एक संक्रिय क्रॉस मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए लंबे टीटी और बौनी टीटी पौधे की क्रॉस करा, जो निम्न प्रकार से है। छोड़ो बस इतना ही निम्न प्रकार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्विसंक्रिय क्रॉस मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज व हरे व झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे का क्रॉस है। इसमें गोल और पीला बीज प्रभावी होते हैं। अतः उपयुक्त दोनों प्रयोग छोड़ देते हैं। उपयुक्त दोनों प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए हैं, जिन्हें मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला और दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस पर आधारित है। प्रभाविकता का नियम क्या है? मेंडल के नियम प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। प्रभाविकता का नियम एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकर करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का नियम लक्षण कारकों में जीनों के जड़ों में दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इनमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्ट जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संक्रमण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करते। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन 1909 में जीन शब्द का मतलब डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स का और जोहानसन ने जीन शब्द का। फिनोटाइप जीवधारी के वे लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का जीन का बना होता है। युग्म विकल्पी एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे से युग्म विकल्पी या एकील कहते हैं। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। संलग्नता
एक ही गुणसूत्र पर स्थित संलग्नता। एक ही गुणसूत्रों पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक ही गुणसूत्रों पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। एक ही गुणसूत्रों पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई। जीनों की इस प्रकृति को संलग्नता कहते हैं। जबकि जीन जो कि एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें संलग्न कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित और एक ही वंशानुगत होते हैं, उन्हें संलग्न कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थापित और एक ही वंशानुगत होते हैं, उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। लिंग संलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक गुणसूत्र पर स्थित जीन ही संलग्न जीन का है, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की। मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण हैं, जैसे रंग वदनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि। लिंग संलग्नता गुना स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होते हैं। मानव वांशिकी। अच्छा, ये क्या टेबल दिया हुआ है? जीव, जाति और गुणसूत्र। जैसे एस्केरिस में सबसे कम है 2, ये याद रख लो। और जैसे मनुष्य में 46 होता है, उसके पहले 44 खरगोश का होता है और आलू का 48 होता है, ये याद रख लो। मेंढक का 26 और सबसे ज़्यादा चूहा का देखें, हाँ चूहा का भी 42 है, माउस का 40 है, 42 रैट का है, ठीक है 40। और टेरिडोफाइट्स का 1300 to 1600 है। सारे का याद नहीं किया जाता है, लेकिन इसका याद कर। टेरिडोफाइट्स 1300 to 1600 है, याद। फिर मानव वांशिकी। गुणसूत्र का नामकरण गुणसूत्र का क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू वालियर ने 1885 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणों पर पाया जाता है, जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणों पर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों उनके वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधा, अच्छा वनस्पति विज्ञान अब आ गया। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया। पादप जगत। अपुष्पोभिद में थाई, फैलेटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थाई, ब्रायो, टेरिडो। फिर थायो को शैवाल, कवक और जीवाणु। थायो को। अपुष्पोभिद, इस वर्ग के पौधों में पुष्प व बीज नहीं होता है। इन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है। थाइलोफाइट, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थाइलोफाइट। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय थैलस जैसा से सुकाया जाता है। पौधा जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक सलाह भोजन के रूप में। अच्छा, यहाँ पे फिर पुष्पोभिद को फिर डिवाइड किया गया है। नग्न बीजी में आवृत बीजी को एक बीजी, द्विबीजी। भोजन के रूप में फाइडोफाइरा, अल्बा, खरसन, लैमीरिया,
नॉर्थ स्टॉक, लैमिनिया नॉर्थ स्टॉक। आयोडीन के रूप में लैमिनिया फ्यूकस एक्सकोनिया। खाद के रूप में नॉन स्टॉक एनाबीना केल्पादी, आदि। औषधि बनाने में क्लोरीन नामक प्रतिजैविक क्लोरीन नामक प्रतिजैविक और लेमिनिया से टिंचर आयोडीन बनाए जाए। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला एसिटेबुलेरिया बेलोडोलिया आदि। आनुवंशिक कार्यों में क्लोरेला एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया आदि। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान की केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। अब है कवक। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलाफाइटा है। मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के प्रयोग किया जाता है। कवक प्रयोग में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में गंभीर रोग में सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधे में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न है। सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का टिड्डी रोग, आलू की अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की मोरी और जित्ती, आलू की पछेला अंगमारी, पगुरों के डैपिंग रोग। एफला नामक विष कवक से बनते लाइकेन या कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक शैवाल के बीच के इस तरह के संयोजी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। फिर से बताते, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहयोजी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने किया। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: क्रस्टोस, फ्रूटिकोस। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार का होता है: कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं होते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोला तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सिकोल कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अर्चिल, लैक्नोरा आदि लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। अर्चिल, लैक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक लेबेरिया, इरवेनिया, रोमेला आदि लाइकेन को उपयोग इत्र बनाने में होता है। लेबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला इत्र बनाने में, परमेलिया
सैक्सटिलिस परमिलिया सैक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने परमिलिया सैक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में। आसानिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आसनिक अम्ल बनता आसानिया नामक। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाती है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में किए जाते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर मॉस क्लैडोनिया को आर्कटिक भाग में रेनडियर मॉस या क्लैडोनिया को रेनडियर मॉस या क्लैडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन और नॉर्वे और आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में इंडोकार्पन। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन करी बनाने में किया जाता है। जीवानी, इसकी खोज 1683 में इंग्लैंड के एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु का विज्ञान ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। एडिनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। एडिनबर्ग ने 1843-1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा 1840 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और रोग का जन्म सिद्धांत दिया। 1812 से 92 में लुईस पास्चर ने रेबीज के पौधे दूध के पाश्चुराइजीकरण की खोज की। रेबीज के पौधे दूध के पाश्चुराइजेशन। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़ादार या बैसिलस या छड़नुमा या बेलनदार होता है। छड़नुमा या बेलनदार होता है। गोलाकार या कोकस, क्रोमाकार, कौमा आकार, सर्पिलाकार। छड़ादार या बैसिलस या छड़ आकार का होता है। गोलाकार या गोलाकार का सबसे छोटा जीवाणु। क्रोमाकार या विब्रियो, अंग्रेजी के कौमा के आकार का उदाहरण कॉलिडी। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के रूप में। दूध में अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चराइजेशन होती है। इनमें दो विधि। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, दूध को 68.2 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, दूध को 71.7 पर 15 सेकंड तक गर्म करके। एनाबीना तथा नॉस्टक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की NO2 स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना तथा नॉस्टक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के N2 स्थिरीकरण करते हैं। क्या है? विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 में किया। तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय इनकी प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों ही होती है। इसका सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण ये कोशा रूप में नहीं होते। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर रखा जाता है। सजीव इनके न्यूक्लिक आम का द्विगणन होता है। न्यूक्लिक आम का द्विगणन किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। फिर से पता है, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है, एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं। परपोषी प्रकृति के विषाणु 3 प्रकार के। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक एसिड में RNA होता है, जंतु इसके DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। बैक्टीरियाफेज या जीवाणु पोषी, ये केवल जीवाणु पे आश्रित होते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेगुमिनस मटर कुल के पौधे हैं और वायुमंडलीय N2 स्थिरीकरण करती हैं। एजिटोबैक्टर
एजोस्पाइसलिस क्लस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। चर्म रोग में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। चर्म रोग में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना भी कहते हैं। चर्म रोगों में चमड़े से बाल और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं द्वारा, इसे चमड़ा कमाना भी कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर के गाढ़ी चाशनी में या आधी नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं को संक्रमण होते ही जीवाणु का जीवरोधकुचन प्लास्मोलिस हो जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहकार में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय होता है। ब्रायोफाटा, ये सबसे सरल पौधे का समूह ब्रायोफाटा। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ब्रायोफाटा में इस समुदायों को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। ब्रायोफाटा को इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका प्रयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।